हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी पॉलिटी के रिवीजन सीरीज में। आज का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से रिलेटेड। डिलिमिटेशन, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या क्या कंडीशंस रहती हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन कमीशन का क्या रूल है, डिलिमिटेशन कमीशन का क्या रूल है, साथ ही साथ कुछ कंडीशंस की कितना एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, डोनेशन कैसे ले सकते हैं। तो ये सब, नेशनल पार्टी कैसे बनती है, स्टेट पार्टी कैसे बनती है, तो उस तरीके से जितने जितने प्रोबेबल एमसीक्यू हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी आ चुके हैं, फ्यूचर में आने वाले हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में समड अप किया है। लास्ट तक देखना, आपको पूरा का पूरा टॉपिक कवर होने वाला है। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। Political party must report donations to the Election Commission of India if amount exceed, मतलब इतना मिनिमम अमाउंट ऑफ डोनेशन आना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के पास। उसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा, मतलब इतना अमाउंट आ रहा, इससे ज्यादा आ रहा है, तो उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिपोर्ट देना पड़ेगा। अदरवाइज मैंडेटरी नहीं होता, ये वॉलेंट्री है। ठीक है। मैंडेटरी कब होता है? जब उससे ज्यादा अमाउंट पर डोनेशन आता है। तो ये टर्म्स है 20,000 की। अगर 20,000 से ज्यादा किसी पार्टी को फंड डोनेशन आ रहे हैं, तो उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैंडेटरी फॉर्म में अपना रिपोर्ट बना के देना पड़ेगा। ठीक है। और ये जो डोनेशंस आते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, ये किस एक्ट के, रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट के 50 के अंदर आ रहे हैं, 51 के अंदर आ रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये सब पार्टी वगैरह, ये पार्टी बनाना, इलेक्शन कंडक्ट कराना, ये सब 1951 के अंदर आता है, रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 के अंदर। तो ये डोनेशन भी आरपीए एक्ट 1951 के अंदर आता है। और सेक्शन 29C, बार बार क्वेश्चन आता है। एक तो अमाउंट पे आएगा कि 20,000 वाला अमाउंट से ज्यादा अगर डोनेशन आ रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैंडेटरी बताना पड़ेगा, रिपोर्ट देनी पड़ेगी। और सेक्शन पूछ लेता है कई बार, सेक्शन 829C ऑफ आरपीए एक्ट। ठीक है। सेक्शन से भी क्वेश्चन आता है कि किस सेक्शन के अंदर डोनेशन आते हैं, तो 29C आरपीए के अंदर, 950 के अंदर उसको रिपोर्ट बना के देनी पड़ेगी। ठीक है। डिक्लेयर करना पड़ेगा उसको। सेक्शन याद रखना है, 29C आरपीए एक्ट 1951, और साथ ही साथ अपना इलेक्शन ये अमाउंट। ठीक है। एक्चुअल कंडक्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ठीक है। Under certain rules, a political party in India can accept कैश डोनेशन फ्रॉम सिंगल पर्सन अप टू विच अमाउंट, मतलब जो डोनेशंस आते हैं उसमें भी एक क्लॉज है कि कैश डोनेशन आप इतनी अमाउंट तक ले सकते हैं। उससे ज्यादा अगर आप पैसा आ रहा है तो आप कैश में नहीं ले सकते, फिर चेक्स वगैरह, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ये सब चलेगा। ठीक है। तो अमाउंट दी हो 2,000। ठीक है। 2,000 कैश वाली अमाउंट है और 20,000 रिपोर्ट देने वाली अमाउंट है। ठीक है। 2,000 से ज्यादा होगा तो ऑनलाइन लेना पड़ेगा, चेक के थ्रू लेना पड़ेगा। और 20,000 से ज्यादा का अमाउंट आ रहा है तो रिपोर्ट देनी पड़ेगी। ठीक है। दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए। और ये भी किस में आता है? आरपीए एक्ट 1951 के अंदर। ठीक है। तो ये सब एक्चुअल पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद उसको फंड्स वगैरह जा रहे हैं, वो सबसे रिलेटेड है। ठीक है। अंडर आरपीए एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, which of the following information must be conveyed mandatory disclosed while filling nomination paper? जब नॉमिनेशन पेपर सबमिट करने जाते हैं इलेक्शन के लिए, तो कुछ रिपोर्ट्स है जो मैंडेटरी, उनको एक पेपर इंफॉर्मेशन, मतलब मैंडेटरी भर के देना ही पड़ता है नॉमिनेशन पेपर में। वो कंडीशंस है। मैंडेटरी क्या होगा? जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देनी पड़ेगी। ठीक है। पार्टी किसकी मेंबर है वो भी देनी पड़ेगी। बट जो मैंडेटरी है ना, एसेट वाला, लायबिलिटी वाला, क्रिमिनल केस, ये सब भी बताना पड़ता है, खुद का भी, स्पाउस का भी। ठीक है। बच्चों के नाम पे क्या है डिपेंडेंट, सब कुछ, लो डायबिलिटी में लोन्स वगैरह, ड्यूज वगैरह, क्रिमिनल केस कितने पेंडिंग है और कितने कन्विक्टेड है किस केस में। ठीक है। ये सब भर के देना पड़ता है आपको। और ये आता है सेक्शन 33 आरओपी एक्ट 1951। ठीक है। तो ये भी 1951 से रिलेटेड है, सेक्शन 33 वाला आरपी एक्ट 1951। ठीक है। फॉर्म 26 भर के देना पड़ता है उनको। विद इन हाउ मेनी डेज, अब इलेक्शन हो गए, आप एमपी एमएलए सेलेक्ट हो चुके हो, मतलब इलेक्ट होके आ चुके हो, तो आपको फिर से एसेट और लायबिलिटीज वगैरह सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एक पेपर, नॉमिनेट पेपर भर के देना पड़ेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, मतलब एक पेपर भर के देना पड़ेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ओथ लेने के बाद। ठीक है। तो उसकी कुछ टाइम लिमिट दी हुई है, उतने टाइम के अंदर आपको एसेट लायबिलिटी से रिलेटेड पेपर भर के देना पड़ेगा। तो वो टाइम लिमिट है 90 डेज की। ठीक है। 90 डेज के अंदर आपको पेपर भर के देना पड़ेगा। ये भी आता है आरपीए एक्ट 1951 के अंदर, और इसके लिए सेक्शन 75A। ठीक है। अगर सबमिट नहीं किया तो फिर आपका कैंसिलेशन हो जाएगा सीट का। ठीक है। इलेक्शन मैटर, ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। इलेक्शन मैटर कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड और ब्रॉडकास्ट ऑन टीवी, सिनेमा, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ड्यूरिंग हाउ मेनी आवर बिफोर द एंडिंग ऑफ पोलिंग। ठीक है। मतलब पोलिंग चल रही है, मतलब एक्चुअल वोटिंग चल रही है। ठीक है। वोटिंग चल रही है, जब तक वोटिंग खत्म नहीं होगी, उसके कितने घंटे पहले से आपको एक्चुअल में
ये सब मैटर जो इलेक्शन से रिलेटेड है, टीवी वगैरह पे, सिनेमा वगैरह पे, मतलब जो यहाँ पे दिखा सकते हैं मैटर को, वहां पे नहीं दिखाएंगे, ठीक है। वो टाइम पीरियड दिया हुआ 48 आवर्स, 48 आवर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग ये आप उसको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब आप टीवी मीडिया सिनेमा वगैरह पे सब इलेक्शन से रिलेटेड मैटर नहीं दिखा सकते बिफोर द एंडिंग ऑफ पोल, ठीक है। 48 आवर्स का टाइम लाइन है। ये भी आरपीए एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 126, ठीक है। इसको बोलते हैं साइलेंस पीरियड। लिक्वर शॉप, ठेका वगैरह सब क्लोज रहते हैं, इसके लिए भी प्रोविजन है कि पोलिंग खत्म होने से पहले, 48 आवर्स पहले ये सब बंद रहेगा, ठीक है। 48 आवर्स का टाइम लाइन है, इसको भी बोलते हैं ड्राई डे बिफोर इलेक्शन। ये भी अपने उसी में आता है, ठीक है, आरपीएक 1951 के अंदर। एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइन, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर लिमिट। मतलब जैसे कि कैंडिडेट है और इलेक्शन लड़ रहा है तो खर्चा करेगा इलेक्शन में, अपने इलेक्शन कैंपेन वगैरह में। तो कुछ खर्चे की लिमिट सेट की जाती है ईसीआई के द्वारा कि आप पैसे का मिसयूज ना करें। आपका ज्यादा पैसा है तो आप ज्यादा खर्चा करोगे, पता चला कि आप जीत गए खर्चा करके। तो एक लिमिट सेट की हुई है कि इतना एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, लार्ज स्टेट पे भी स्मॉल स्टेट पे भी। लोकसभा के लिए अलग अलग है और लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब स्टेट लेवल के इलेक्शन के लिए अलग है, ठीक है। तो वो लिमिट्स है, जैसे कि यहाँ पे पूछा है लोकसभा के इलेक्शन के लिए लार्ज स्टेट में, ठीक है। लोकसभा के इलेक्शन के लिए लार्ज स्टेट में तो इसकी अमाउंट है 95 lakhs। अगर यहीं पे पूछ देता लोकसभा के स्टेट के लिए, स्मॉल स्टेट के लिए, ठीक है, वो होती 75 lakhs, ठीक है। और इसी में अगर आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के लिए लार्ज स्टेट में वो लिमिट है 40 लाख, ठीक है। स्टेट मतलब लोकसभा की जगह विधानसभा के इलेक्शन होंगे तो वो होंगे 40 लाख की लिमिट में लार्ज स्टेट में, स्मॉल स्टेट में 28 लाख। उसका मतलब ये समझ लो कि लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं तो लार्ज स्टेट के लिए 95, स्मॉल स्टेट के लिए 75, ठीक है। और उसी के अगेंस्ट में अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं तो लार्ज स्टेट के लिए 40 लाख, स्मॉल स्टेट के लिए 28 लाख। ये आपको याद रखना है, ठीक है, एक्सपेंडिचर लिमिट। अब अगला क्वेश्चन है, स्मॉल स्टेट में लोकसभा के इलेक्शन में कितना खर्चा कर सकते हैं? 75 लाख कर सकते हैं, सिंपल। एज पर द लेटेस्ट ईसीआई नॉर्म्स, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर कैंडिडेट कंटेस्टिंग इलेक्शन, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्मॉल केसेस में, ठीक है। स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है स्मॉल स्टेट में, उसके लिए एक्सपेंडिचर लिमिट क्या है? वो 28 लाख है। अगर यहीं पे पूछता लार्ज स्टेट तो वो होती 40 लाख, ठीक। ये भी सिंपल है, अच्छे से आप याद रख सकते हो इसको, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पब्लिक मीटिंग वगैरह, गैदरिंग वगैरह इलेक्शन कैंपेन की, ठीक है, वो प्रोहिबिट कर दी जाती है इलेक्शन के कितने घंटे पहले? पोलिंग से 48 आवर्स पहले, ठीक है, पोलिंग की क्लोजिंग से। ये भी सेक्शन 126 आरओपी एक्ट के अकॉर्डिंग 1951। अगर किसी पर्सन को जेल हो जाती है फॉर 2 ईयर से ज्यादा, मोर देन 2 ईयर, हाउ लॉन्ग डिस्कालिफिकेशन फ्रॉम कंटेस्टेड इलेक्शन अंडर आरपीए एक्ट 1951। मतलब जो डिस्कालिफिकेशन होती है वो आरपीए एक्ट 1951 का अकाउंट होती है। अगर किसी पर्सन को 2 साल से ज्यादा की सजा हो रही है तो उसको कितने साल के लिए डिस्कालीफाई कर दिया जाएगा इलेक्शन कंटेस्ट करने से? तो 6 साल आफ्टर द रिलीज। जैसे ही वो, मतलब जैसे 2 साल की सजा हो गई उनको तो जेल चले गए। जेल चले गए, जब जेल से छूटेंगे ना, उस दिन से लेके 6 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ठीक है। ये वाली टर्म 6 ईयर आफ्टर रिलीज, पर जेल होनी चाहिए 2 साल की। अगर 2 साल से कम की भी जेल होगी ना तो भी वो जेल में रह के भी इलेक्शन लड़ सकता है। ऐसा अभी यूपी के इलेक्शन में हुआ है, ठीक है, आप गूगल कर सकते हैं। तो अगर 2 साल से कम की सजा होगी तो जेल से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है। और 2 साल से ज्यादा की हुई तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते आफ्टर, और उसके लिए भी 6 साल और नहीं लड़ सकते जब रिलीज होंगे उसके बाद, ठीक है। सेक्शन 84 सब क्लॉज 4, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये स्ट्रक डाउन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस केस में, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं किस केस के थ्रू इसको हटाया गया था। ये जो सब क्लॉज था सेक्शन 8 का, इसको हटाया गया था लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 में। मतलब इस एक्ट के, इस सेक्शन के अंदर ऐसा क्या था कि इसको हटाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को हटाना पड़ा एक जजमेंट के थ्रू, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें था कि जैसे किसी पर्सन को सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 के अंदर पनिशमेंट हो जाती है 2 साल से ज्यादा की, 2 साल से ज्यादा की जेल होगी आपको। तो उसमें वो पर्सनैलिटी क्या करता था, एमपी एमएलए कोई भी हो, वो सीधे जाके अपील डाल देता था उससे अपर अपर कोर्ट में, ठीक है, अपील डाल देता था। तो कोर्ट वहां पे केस चलता रहता था, तो उसको हटाया नहीं जा सकता था। फिर 2 साल से ज्यादा की सजा होने पे भी उसको हटा नहीं पा रहे थे। तो ये एक तरह लूप होल का वो एंजॉय कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस लूप होल को हटाने के लिए सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 को हटा ही दिया कि जैसे ही आपको 2 साल की सजा हुई ना, आप उसी दिन सीधा सीट खाली हो जाएगी आपकी, आप कन्विक्टेड हो, आपको सजा हो गई 2 साल से ज्यादा की। अब आप उसका अपील वपील के थ्रू आप बच नहीं सकते, ठीक है, तो इसलिए इसको हटाया गया था।
ये वाला, ठीक है। इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन 2 साल के सजा होने पे आप सीधा, ठीक है, सेक्शन 883 के अंदर। पहले क्या था, एट सब सेक्शन 8 के अंदर अगर 3 महीने के अंदर वो अपील डालता था तो बच जाता था, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर डिलिमिटेशन कमीशन। अब डिलिमिटेशन कमीशन का क्या क्या है, डिलिमिट करना है। डिलिमिट मतलब जैसे कि बाउंड्री कमीशन बोल दो। एक स्टेट है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी बनानी है, तो उसको कैसे डिवाइड करना है छोटे छोटे पीसेस में, ठीक है। कैसे कैसे डिवाइड करना है उसको, ताकि वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाए, मतलब मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी बने उसमें स्टेट में, तो उसको हिस्सों में काटना एक तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन का काम है। तो इसके मेंबर कितने होते हैं और चेयरमैन कौन बनता है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। देखो इसमें 3 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर क्यों होते हैं, देखो, एक पर्टिकुलर किसी भी स्टेट को ही काटेंगे। अब स्टेट में होगा तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को पकड़ लिया, ठीक है। अब उस स्टेट इलेक्शन कमीशनर से वो ऊपर क्या होगा, जैसे लोकसभा के इलेक्शन हो रहे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पकड़ लिया, ठीक है। ठीक है, समझ रहे हो। लोकसभा स्टेट असेंबली के इलेक्शन होंगे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पकड़ लिया, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आ गया सेंट्रल लेवल पे। स्टेट लेवल पे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर आ गया, ये दोनों आ गए इलेक्शन कमिश्नर। साथ ही साथ एक चेयरमैन आ जाता है, जो होना चाहिए एक जज होना चाहिए, या तो रिटायर्ड वाला या सर्विंग वाला, और कहाँ का, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो चेयरपर्सन कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज, रिटायर्ड और सर्विंग, ठीक है। तो ये 3 पर्सनैलिटी साथ में मिलकर डिलिमिटेशन कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे एक तो इलेक्शन कमीशन है जो कंडक्ट कराएगा, वो लोग भी हैं, सीईसी भी है और एससीसी भी है, और साथ ही साथ एक जजमेंट देने वाला भी है, सुप्रीम कोर्ट से लॉ वाला भी है। तो अब अगर इस जो तो ये क्या होता है, जो इसका डिस्कशन निष्कर्ष निकल के आता है ना, वो बाइंडिंग हो जाता है इसकी रिपोर्ट, क्योंकि इसके अगेंस्ट कहीं जा ही नहीं सकते, ठीक है। ये फाइनल होती है इनकी रिपोर्ट, तो इसलिए ये, क्योंकि यहाँ पे जज भी है और सीईसी और एससीसी भी है, ठीक है। तो एक तरीके से फाइनल और कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट, ये वाला भी याद रखना है। अगर कोई पूछ ले कि इसको चैलेंज कर सकते हैं, तो नो, इट कांट बी चैलेंज, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, डिलिमिटेशन जो कमीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है क्या, बताइए। नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, क्योंकि इसको एक्ट के थ्रू बनाया जाता है। अभी तक 4 डिलिमिटेशन कमीशन बने हैं आज तक, ये 52 वाला, 63 वाला, 73 वाला, और उसके बाद सीधा 2002 वाला, ठीक है। उसके बाद आज तक बना नहीं है, अब 26 में शायद बनेगा। स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, डिलिमिटेशन एक्ट पास होता है पार्लियामेंट की तरफ, उसके थ्रू बनाई जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ जो डिलिमिटेशन किया जाता है, इसके लिए किसके लिए किया जाता है, आर्टिकल 82 के अंदर लोकसभा के लिए, 170 के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं आरपी एक्ट 1950 पे। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है, वो किसके साथ डील करता है। अभी तक तो थे एक्चुअल इलेक्शन से कंडक्ट हो रहे थे 1951 के अंदर, जो एक्चुअल इलेक्शन होते हैं ना, वो कंडक्ट हो रहे थे। अब आरपीए एक्ट 1950 में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे कंडक्ट ऑफ इलेक्शन होगा, नहीं नहीं, वो 1951 में होता है। प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, हाँ, ये इलेक्टोरल रोल बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। जो इलेक्शन कंडक्ट करना, पार्टी रजिस्टर करना, इलेक्शन के डिस्प्यूट से रिलेटेड, ये सब होते हैं 1951 के अंदर। 1950 में क्या होता है, जैसे इलेक्टोरल रोल मतलब वोटर लिस्ट तैयार करना एक तरीके से, ठीक है। वोटर लिस्ट कहाँ पे तैयार होती है, 1950 के अंदर। और जो एक्चुअल इलेक्शन हो रहे हैं और पार्टी वगैरह बन रही है, उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इलेक्शन के डिस्प्यूट हो रहे हैं, वो सब हो रहा है 1951 के अंदर, ठीक है। तो आरपीए एक्ट 1950 से डील कर रही है इलेक्टोरल रोल बनाने से, ठीक है। तो आरपीए एक्ट 1950 की से डील कर रही है इलेक्टोरल रोल बनाने से। अब वोटर लिस्ट बना रही है, अब वोटर लिस्ट बनाएगी तो ये भी देखेगी किसको वोटर रजिस्टर करना है, किसको नहीं करना है, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर, और डिलिमिटेशन और अलोकेशन ऑफ सीट, ये भी इसके अंदर आता है, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्युएंसी बनाना। ये क्या कर रही है, तैयारी कर रही है इलेक्शन की, कि भाई ये आदमी वोट देने के लिए लिस्ट बन चुकी है, ये एप्लीकेबल नहीं थे, ये एप्लीकेबल थे, तो हमने ये लिस्ट बना दी, इलेक्टोरल रोल बन गया। साथ ही साथ अब इलेक्शन जहां पे कंडक्ट कराना है, ठीक है, इस स्टेट में कंडक्ट कराना है, तो इसको ऐसे 10 हिस्सों में काट दिया, 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई, यहाँ पे आप इलेक्शन करा लो, मतलब डिलिमिटेशन करती है आरपीए 1951, और साथ में वोटर की लिस्ट बनाती है, ठीक है। ये 1951 के अंदर आ रहा है। और जो एक्चुअल कंडक्ट होंगे इलेक्शन, जैसे पार्टी बनाना, पार्टी को रजिस्टर करना, डिस्प्यूट आ गया इलेक्शन में, वो सब 1951 के अंदर, ठीक है। डिस्क्वालीफाई करना मेंबर्स को, एमपी एमएलए को, उनको अपना फंड कितना आ रहा है वो सब दिखाना, वो सब 1951 में। ये क्या कर रही है, एक तो वोटर की लिस्ट तैयार कर रही है, और जहां पे इलेक्शन हो रहा है उस जगह को तैयार कर रही है डिलिमिटेशन के थ्रू, बस 1951 50, ठीक है। विच शेड्यूल ऑफ आरपीए 1950 डील विद अलोकेशन ऑफ सीट इन लोकसभा। अब देखो, अलोकेशन ऑफ सीट राज्यसभा आप लोगों ने पढ़ा होगा, शेड्यूल 3 के अंदर थी, ठीक है। सॉरी, शेड्यूल 3 नहीं, शेड्यूल 4 के अंदर थी अपने 12 शेड्यूल है, उसमें शेड्यूल 4 के अंदर अलोकेशन ऑफ सीट राज्यसभा में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी बचे हमारे लोकसभा, ठीक है।
लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसके लिए आरपी एक्ट 1950 के अंदर डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल बनाए हुए हैं। तो लोकसभा के जो शेड्यूल है वो फर्स्ट शेड्यूल, कैसे सीट एलोकेट होंगी लोकसभा के अंदर, वो आरपी एक्ट 1951 के फर्स्ट शेड्यूल में है, ठीक है। अब ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कौन से किस शेड्यूल में आरपी एक्ट 1915 के, वो है सेकंड शेड्यूल में। और इस तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए वो है थर्ड शेड्यूल के अंदर, ठीक है। तो ये तीन इस आरपी एक्ट 1950 के अंदर है, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। बट जो राज्यसभा के लिए सीट अलोकेट थी ना, वो शेड्यूल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, इस एक्ट के अंदर नहीं है। शेड्यूल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 12 शेड्यूल अपने हैं, वो वहां पे सेपरेट लिस्ट के अंदर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है अच्छे से, क्योंकि अगर इसमें दिक्कत हो गई तो बस क्वेश्चन गलत होने वाला है आपका, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या था, इसमें इस आरपीए एक्ट के लोकसभा सीट और एस सी एस टी की रिजर्व सीट, सेकंड में था लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट अलोकेशन, थर्ड शेड्यूल में लेजिस्लेटिव काउंसिल की, और फोर्थ में क्या है इसके में, लोकल अथॉरिटी के इलेक्शन के लिए, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। लोकल अथॉरिटी फॉर इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, फोर्थ के अंदर इसके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड बात कर लेते हैं। आरपी एक्ट 1950 के अंदर होता है, ठीक है, बाउंड्री वगैरह बनाना। तो ये क्या करता है, इट्स ऑर्डर हैज एन फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन इन कोर्ट। ये सही बात है, क्योंकि ऑलरेडी बताया 3 मेंबर होते थे, एससीसी, सीईसी, प्लस में एक सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर्ड या सर्विंग। तो वो सब जो भी रिपोर्ट निकाल के आते हैं, बना के आते हैं, उसको फर्दर कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाता है, फोर्स ऑफ लॉ होगा ये, ठीक है। अब ये क्या करती है, बाउंड्री फिक्स करती है कॉन्स्टिट्यूएंसी की, ठीक है। हाई पावर्ड बॉडी है, साथ ही साथ इसके ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया जा सकता। आज तक 4 बने, 52, 63, 73, 2002, ठीक है। आर्टिकल 180 और 182 के अंदर सीट को रीएडजस्ट किया जाता है हर सेंसस के बाद। हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशन सो फार, 4 हो चुके हैं, ठीक है। ऊपर बताया था अभी ये 52, 63, 73, 2002। विच द फॉलोइंग इज a mandatory qualification person to be registered as voter। अगर किसी पर्सन को रजिस्टर की तरह वोटर करना, मतलब इलेक्टोरल बना रहे होंगे, तो उसमें रजिस्टर होना है उसको। तो कौन में से कौन सी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी मतलब टैक्स पेयर होना चाहिए, नहीं। ऐसा कहा है कि हर आदमी टैक्स दे रहा है इंडिया के अंदर, किसान वगैरह नहीं दे रहे, ठीक है। और भी जो गरीब लोग कम कमा रहे हैं, 5,000, 10,000, 15,000, वो थोड़ा टैक्स देने जा रहे हैं। टैक्स पेयर होना, वोट देने के लिए कोई जरूरी नहीं है। वो होना चाहिए 18 साल का होना चाहिए, और ऑर्डिनरी रेजिडेंस होना चाहिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हाँ, ये बात सही है, ठीक है। मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंसी मतलब वहां पे रह रहा हो सामान्य तरीके से, ठीक है। मतलब सिटीजनशिप भी होनी चाहिए उसके पास, सिटीजनशिप नहीं होगी तो कैसे वोट दे पाएगा। 18 साल का होना चाहिए, सिटीजनशिप होनी चाहिए, ठीक है। और क्या नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, मतलब कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया पागल है तो नहीं होना चाहिए। रजिस्टर्ड, एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका दोनों वोट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। करप्ट प्रैक्टिस से नहीं करना चाहिए, कोई करप्ट प्रैक्टिस करी हो तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। Which of the following electoral officer is responsible preparing revising the electoral roll of constituency। मतलब जो कौन सा इलेक्टोरल ऑफिसर होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है प्रिपेयर करने के लिए और रिवाइज करने के लिए, जो इलेक्टोरल रोल बनाए जाते हैं ना, मतलब एक सिंगल इलेक्टोरल रोल बनाया जाता है, वोटर लिस्ट बनाई जाती है कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। तो वो कौन सा ऑफिसर होता है, कौन सा ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल, वो है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ईआरओ। ये वोटर जो लिस्ट बनाते हैं, रोल बनाते हैं, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ठीक है। अब ये 4 ऑफिसर होते हैं, 4 से 5, उन सब पे मैच द फॉलोइंग भी एक क्वेश्चन मैंने ऐड किया है इसमें, पर अभी देख लेते हैं। ईआरओ क्या होता है, प्रिपेयर करता है, रिवाइज करता है इलेक्टोरल रोल को, ठीक है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ये सबसे बड़ा होता है, ये सुपरवाइज करता है, ठीक है। ये सीईओ क्या होता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ये स्टेट लेवल पे, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देख लेगा। सीईओ कहाँ करेगा, स्टेट लेवल पे। डीओ कहाँ करेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ईआरओ क्या करता है, ये मेन होता है, प्रिपेयर करता है, रिवाइज करता है इलेक्टोरल रोल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, ठीक है। और रिटर्निंग ऑफिसर जो एक्चुअल एक्शन कंडक्ट हो रहे थे वहां पे होता है, ठीक है। नॉमिनेशन पेपर वगैरह हैंडल करना, ठीक है, इलेक्शन कंडक्ट कराना। तो एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर क्या करेगा, ये इलेक्टोरल रोल बनाएगा, ठीक है। सुपरवाइज प्रिपरेशन एंड करेक्शन ऑफ इलेक्टोरल रोल, मतलब जो वोटर लिस्ट है ये बनाएंगे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर क्या करेंगे, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सुपरवाइज करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। इलेक्टोरल रजिस्टर ऑफिसर क्या करेंगे, ये प्रिपेयर करेंगे, रिवाइज करेंगे इलेक्टोरल रोल इन कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। और रिटर्निंग ऑफिसर क्या करते हैं, ये कंडक्ट इलेक्शन कराते हैं, स्क्रूटनाइज करते हैं नॉमिनेशन पेपर, ठीक है। सिंपल था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आरपीए एक्ट 1950 के अकॉर्डिंग
अलोकेशन ऑफ सीट इन ऑल द एक्सेप्ट, मतलब जो 1951 का जो एक्ट है, 1950 का आरपीए, उसके अकॉर्डिंग किन तीन जगह पे सीट्स का अलोकेशन हो रहा है बट चौथी जगह पे नहीं हो रहा है। ये देखो इन चारों पॉइंट में से मैं आप लोगों को बताया था, राज्यसभा के अंदर सीट का अलोकेशन होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में फोर्थ शेड्यूल उसके अकॉर्डिंग होता है, ना कि आरपीए एक्ट 1950 करता है। ये आरपीए एक्ट 1950 ये करता है लोकसभा के अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। राज्यसभा के अंदर फोर्थ शेड्यूल होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मेंशन है, ठीक है। ये क्या इस एक्ट के शेड्यूल है, ना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन वाले शेड्यूल। इसके लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल जो शेड्यूल है अपना फोर्थ शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, राज्यसभा वाला। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया कैरियड आउट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। जो डिलिमिटेशन किया जाता है किस आर्टिकल के अंदर किया जाता है, आर्टिकल 80 और 170 के अंदर। यहाँ पे लोकसभा के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए क्यों किया जाता है, क्योंकि जैसी सेंसस होता है उसके बाद करना पड़ता है, पॉपुलेशन के बेस पे किया जाता है वो, ठीक है। अंडर आरओपी एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 करेक्टली क्या डिस्क्राइब करते हैं, चारों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट सही है, ठीक है। डिलिमिटेशन डन बाय इंडिपेंडेंट डिलिमिटेशन कमीशन whose order have force of law cannot be questioned at, दिस इज द करेक्ट, ठीक है। आरपीए 1950 डज नॉट डील विद, किससे डील नहीं करती, इलेक्टोरल बनाते हैं, सही है। सीट्स अलोकेट करती है लोकसभा राज्यसभा में, सही है। क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर, सही है। एक्चुअल कंडक्ट नहीं है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन का हो रहा है आरपीए एक्ट 1951 के अंदर, ठीक है। आरपी एक्ट 1950 ये करता है इलेक्टोरल एलोकेशन ऑफ सीट, डिलिमिटेशन, क्वालिफिकेशन, डिस्काउंट वोटर, ठीक है। इलेक्शन 1951 हो रहा है। एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन किसके अकॉर्डिंग होता है, आरपी एक्ट 1951 के अंदर, ठीक है। मतलब एक्चुअल कंडक्ट में कैसे होगा, नॉमिनेशन बनना, पोल मतलब वोटिंग होना, काउंटिंग होना, करप्ट प्रैक्टिस से इलेक्शन ओपन से रिलेटेड, डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। अंडर विच लॉ आर पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया रजिस्टर, किसके अंदर रजिस्टर की जाती है, पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्टर जो एक्चुअल कंडक्ट इलेक्शन है उसके अंदर होगा, आरपी एक्ट 1951 के अंदर, ठीक है। और रजिस्टर कैसी आती है, सेक्शन 29 के अंदर, ठीक है, 1951 के अंडर आरपी एक्ट 1951 विच आर द फॉलोइंग ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन का कौन सा ग्राउंड है, नॉट हैविंग परमानेंट हाउस, नहीं घर नहीं होगा तो ना उसको डिस्क्वालिफाई कर देंगे, बिलो 30 ईयर से ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो लोकसभा के लिए 25 और उसके लिए 30 वाली एज है वो अलग चीज है। यहाँ पे ये राज्यसभा के लिए 30, वो सब यहाँ पे नहीं आएगा। कन्विक्शन फॉर सर्टेन इलेक्शन ऑफिस करप्ट प्रैक्टिस, इस ग्राउंड ग्राउंड फॉर, तो ये सी ऑप्शन भी करप्ट होगा, अगर इलेक्शन ऑफिस में करप्ट प्रैक्टिस फॉलो की है तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब कुछ सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 8 ए करप्ट प्रैक्टिस के लिए, और साथ साथ सेक्शन 8 भी जिसके अंदर मैं 8(3) और 8(4) आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अगर वो अपने इलेक्शन एक्सपेंस लॉज नहीं करेगा सेक्शन 10(a) के अंदर, इसमें भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। आरपी एक्ट 1951 के अंदर हु एम द फॉलोइंग अलाउड टू वोट, कौन पर्सन वोट देने के लिए अलाउड है, ठीक है। ए पर्सन इन प्रिजन विद आफ्टर कन्विक्शन, पर्सन पुलिस कस्टडी आफ्टर अरेस्ट, पर्सन हुज प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला पर्सन वोट दे सकता है, बाकी जो कन्विक्टेड है कस्टडी में है उन सबको नहीं मिलेगा, ठीक है, रिग्रेसिव इम्प्रिजनमेंट में। बट जो ओनली इन प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, उसको वोट देने दिया जाएगा, मतलब वो संदेह के बेस पे है। अंडर आरपीए एक्ट 1951 पर्सन इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन, मतलब अगर उसको इलेक्शन कंटेस्ट करने से डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा आरपीए एक्ट 1951 के अंदर, अगर उसे 2 साल से कम की सजा चाहिए, लेस देन 2 ईयर्स की पनिशमेंट हो, मतलब वो जेल से भी जाके इलेक्शन लड़ सकता है अगर 2 साल से की कम की सजा है तो। नोटा वाला ऑप्शन कब आया था इलेक्शन के अंदर, ये आया था 2013 में, ठीक है। नन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने बोला था तब, उसके बाद ये जजमेंट कौन सी थी, पीयूसीएल, यूनियन ऑफ इंडिया 2013 वाली जजमेंट, ठीक है। इलेक्शन कमीशन डी रिकॉग्नाइज कर सकती है किसी पार्टी को, डी रिकॉग्नाइज मतलब जो रिकॉग्नाइज पार्टी होती है, मतलब जो नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी वाला वो कंसेप्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको डी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, हाँ। अगर जो कंडीशंस को दोबारा से फेल हो जाता है, उनको रिकॉग्नाइज किसी कंडीशन के बेस पे हुआ होगा, अगर कंडीशन नहीं मीट होती है तो उनको डी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, यस। द इलेक्शन कमीशन कैन डी रिकॉग्नाइज ए पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्मेंस इन द इलेक्शन, ठीक है, परफॉर्मेंस के बेस पे ही होता है वो रिकॉग्निशन भी, ठीक है। और जो रजिस्ट्रेशन होता है पार्टी का सेक्शन 29 के अंदर होता है, ठीक है। Which of the following statement true about power of election commissioner of India?
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन डी रिकॉग्नाइज ए पार्टी। हाँ, डी रिकॉग्नाइज कर सकता है जो कंडीशंस अगर मीट नहीं करेगा इलेक्शन रिजल्ट्स की, कि इतना परसेंट वोट हो, इतनी सीट्स आ जाए, वो सब मीट अप नहीं करेगा तो डी रिकॉग्नाइज हो सकती है। नेशनल पार्टी से स्टेटस कम जा सकता है, स्टेट पार्टी से भी स्टेटस लूज हो सकता है, बट डी रजिस्टर नहीं किया जा सकता। डी रजिस्टर मतलब एक पार्टी रजिस्टर्ड हो गई है तो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कभी डी रजिस्टर नहीं कर सकता, एक्सेप्ट सम केसेस, कि जब वो क्या फ्रॉड से रजिस्ट्रेशन लिया है, इलीगल सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे और कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे, ठीक है, पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको डी रजिस्टर नहीं कर सकता, डी डी क्या बोल डी रिकॉग्नाइज कर सकता है, ठीक है। अब कुछ, अब दो तीन क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, ऐसा क्वेश्चन बार बार आ जाता है, और स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है, ठीक है। अब रिकॉग्नाइज एज ए नेशनल पार्टी, अब पूछ रहा है नॉट, इन चारों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन नहीं है जिसमें नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर बीइंग रिकॉग्नाइज ए स्टेट पार्टी इन चार और मोर स्टेट, अगर किसी पार्टी कोई पार्टी चार से ज्यादा स्टेट में स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाती है ना, तो उसको ऑटोमेटिकली नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाता है, नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाती है वो, ठीक है। मतलब क्या, चार स्टेट में एज एन स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज होगी तो वो नेशनल पार्टी बन जाएगी। पोलिंग हुए, इलेक्शन हुए, 6% वैलिड वोट जीत गई वो चार और चार से ज्यादा स्टेट में, साथ ही साथ चार लोकसभा की सीट भी जीत गई, मतलब 6%, चार स्टेट, चार या चार से ज्यादा स्टेट में 6% वैलिड वोट जीती और साथ में चार लोकसभा की सीट भी जीती, तो भी वो नेशनल पार्टी बन जाएगी। या फिर 2% लोकसभा की सीट जीत गई, एटलीस्ट तीन स्टेट से, मतलब 11 सीट आ गई उसकी लोकसभा में, तीन स्टेट से, लोकसभा के इलेक्शन थे तीन स्टेट, मतलब तीन स्टेट में उसकी 11 सीट आ गई, 2%, तो भी वो नेशनल पार्टी बन जाएगी। और ये 10% वाला गलत है, ये 10% वाला नहीं होता, ये तीन कंडीशन होती है, या तो चार स्टेट में स्टेट पार्टी बन जाओ, या फिर 6% वोट ले आओ चार स्टेट के अंदर और प्लस में चार सीट ले आओ लोकसभा के अंदर, और या फिर तीसरी कंडीशन 2% सीट लेके आ जाओ लोकसभा के अंदर फ्रॉम थ्री और मोर स्टेट, ठीक है। ये तीन कंडीशन होती हैं, तीनों मीट हो जाएंगे, तीनों में से कोई भी एक मीट हो जाएगी तो आप नेशनल पार्टी रखना जो है, ठीक है। एज ऑफ नाउ कितनी नेशनल पार्टी है अभी, छह नेशनल पार्टी है, ठीक है, छह नेशनल पार्टी है अभी के। और अब क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी नहीं है, देखो भारतीय जनता पार्टी भी नेशनल पार्टी है, आम आदमी पार्टी भी नेशनल पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी भी नेशनल पार्टी है, इसके अलावा नेशनल पीपल्स पार्टी भी नेशनल पार्टी है, ठीक है, सीपीआई एम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो भी नेशनल पार्टी है, ठीक है। तो ये ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुन्ना कजगम एआईएडीएमके, ये नेशनल पार्टी नहीं है, ठीक है। तो छह रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी बता देता हूँ मैं आपको, एक तो ये आप हो गई, ये बहुजन समाज पार्टी हो गई, बीजेपी हो गई, और सीपीआई एम हो गई, मार्क्सिस्ट वाली, सीपीआई नहीं सीपीआई एम, ठीक है, याद रखना। आईएनसी हो गई और एनपीपी हो गई, ठीक है। मतलब आपको ये याद रखना है कि बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तीन तो ये बड़ी बड़ी दिख रही है सामने, ऐसे बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और साथ साथ सीपीआई एम, ये छह पार्टी है, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन, स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो ये पूछ रहा है इनमें से चारों में से कौन सी कंडीशन नहीं हुई, ठीक है। स्टेट पार्टी बनने के लिए या तो 6% वोट होना आ जाने चाहिए उसको स्टेट के इलेक्शंस में, और दो असेंबली सीट जीत जाए, ठीक है, साथ साथ में, मतलब 6% स्टेट में इलेक्शन हुए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के 6% वोट उसने जीती और साथ ही साथ दो सीट जीत ली तो वो स्टेट पार्टी हो जाएगी। या फिर 6% वैलिड वोट लोकसभा के अंदर, या और एक लोकसभा की सीट, मतलब अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो रहे थे तो उसमें 6% सीट ले आया वो और दो सीट ले आया, तो भी वो स्टेट पार्टी बन जाएगा। यहाँ पर 6% लोकसभा के इलेक्शन हो रहे थे, 6% सीट ले आया और एक लोकसभा की सीट ले आया तो भी स्टेट पार्टी बन जाएगी। या तीसरी कंडीशन, 3% असेंबली की सीट, और या तीन सीट कोई सा भी हाई है, मतलब या तो असेंबली के अंदर जैसे कि 10 सीट है तो या तो उसमें से 3 सीट या 3% सीट, जो भी हाई होगा तो भी उसको मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला कंडीशन इसका है नहीं। इसका चौथा कंडीशन कौन सा है, देखो एक तो ये कंडीशन है 6% सीट, दो असेंबली सीट, 6% वोट और एक लोकसभा सीट, 3% सीट असेंबली में या तीन सीट, या फिर 25 में से एक लोकसभा की सीट इसके पास है तो भी स्टेट पार्टी बन जाएगी, ठीक है। या फिर 8% ऑफ वैलिड वोट, ये लास्ट में ऐड किया गया है, पांच कंडीशन है इसकी, ठीक है। 8% ऑफ वैलिड वोट, या तो लोकसभा का इलेक्शन हो रहा हो या स्टेट लेजिस्लेटिव मतलब कोसी का भी इलेक्शन हो, अगर 8% वोट उसके पास आ गई स्टेट की तो भी वो स्टेट पार्टी बन जाएगी। ये पांच कंडीशन आपको याद रखनी है, ऐसे ही तीन कंडीशन नेशनल पार्टी बनने के लिए और पांच कंडीशन स्टेट पार्टी बनने के लिए। तो इसी के साथ लगभग लगभग हमारा खत्म हो गया है टॉपिक, ठीक है। तो
आर आरपीए एक्ट 1950 1951 से जितने भी तरह के एमसीक्यू होते हैं सारा कुछ कवर किया। तो ये टॉपिक आज का कवर हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू ऑल।